छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन और सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी और आज समझते हैं रिश्तों का मांझा। तो आप क्या सभी तैयार हैं ये रिश्तों का मांझा सुनने के लिए? जल्दी से सबसे पहले रेज हैंड करें ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ आप हमें सुनने के लिए बेकरार हैं। ओके, सो डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है। आज है दूसरा दिन इस रिश्तों का मांझा के साथ। कैसा लग रहा है? इतने सारे युवा युवका आके अपने बारे में बता चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये सारी चीज देखते हुए? नमस्कार साथियों, एक सुखद अनुभव है। ये तीसरा हमारा ऑनलाइन परिचय सम्मेलन निश्चित तौर पर आप सभी की सहभागिता की वजह से सफलता की ओर अग्रसर है। और सफलता सिर्फ इस बात में नहीं कि आप जुड़ने के बाद आपके रिश्ते बने, इस बात में हमारी सफलता निश्चित है। आप आगे बढ़ें, जो जो रिश्ते आपको समझ में आए हैं उन पर आपस में चर्चा करें। और संवाद के लिए हमारी पूरी टीम मंगल परिणय की श्रीमती शोभा केडिया जी के नेतृत्व में आपके साथ है। एक चीज बहुत खूब बताना चाहूंगा मैं इनके बारे में। अभी जस्ट शूट से पहले हम चालू कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि पिछले 35 वर्ष से ये उनका 36वां वर्ष है जहां वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, और ये इनका तीसरा साल है जहां पे ये सम्मेलन ये आयोजक किया है इन्होंने, जिसमें बहुत सारे युवक और युवकाओं को इन्होंने इनवाइट किया है सो दैट वो अपने रिश्तों में अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच सके। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बनती जरूर है। ठीक है, तो सबसे पहले सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आज के जनरेशन में शादियां तो हो रही है बट बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं, या फिर जो लड़कियां होती है वो अपने मायके वापस चले जाती है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत ही गंभीर प्रश्न है और किसी एक कारण से इसको बांधना भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रश्न में बहुत बड़ी गंभीरता है। तो इसके अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी। बच्ची कोई भी जब अपने मायके को छोड़कर आती है ससुराल में, तो लगभग 25 साल का अनुभव, 25 साल के साथ वो छोड़कर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। नए वातावरण में ढलने में उसको समय चाहिए। तो कभी कभी तो क्या होता है कि परिवार के लोग भी उनको बार बार छेड़ते हैं कि क्या हुआ, ससुराल में क्या चल रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और वो उस बात को खुलकर अपने माँ बाप से शेयर करती है 25 साल से, क्योंकि वो बात कर रही होती है उनसे। तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो तो बहुत ही कच्ची कली है, कच्चा अनुभव है। धीरे धीरे उसको अनुभव आएगा कि क्या बात उसको ससुराल की मायके में करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वो बात वहां तक पहुंचती है, मायके वालों की बात ससुराल वालों तक पहुंचती है, तो ससुराल वाले भी रिएक्ट करते हैं कि तुमने छोटी छोटी बातों को वहां पर क्यों किया। हर बात को, संवाद को हमको समझना होगा। बिल्कुल। और ये संवादहीनता की जो कमी है, ये कमी ही हमारे रिश्तों में ब्रेक डालती है। अच्छा। तो हमको, पति पत्नी को, इन सारी बातों पर आपस में जब वो रूम में आए खुलकर चर्चा करें। पत्नी अपनी समस्या बताए, पति अपनी समस्या बताए, और दोनों खुलकर चर्चा करें। मुझे मेरे 35-36 साल पहले का वाकया याद है, जब मेरी शादी हुई थी। ये स्थिति मेरे साथ भी थी। मैं घंटों, रात को 2 बजे 3 बजे तक हम लगातार बात करते रहते थे, एक एक छोटी छोटी बातों पर बात करते थे। मैं अपनी माँ का भी एक अच्छा बेटा कहलाना चाहता था और एक अच्छा पति भी बनना चाहता था। मैं दो जगह पिस रहा था, लेकिन मैं हमेशा बैलेंस करके चलता था। माताजी से ये कहता था कि यहाँ माताजी आपकी गलती है, पत्नी से कहता था कि यहाँ आपकी गलती है। दोनों को उनकी गलतियों का एहसास कराता था। कभी भी ये सपोर्ट नहीं करता था कि नहीं माँ की गलती है, या ये नहीं कहता था कि नहीं आपकी गलती। बहुत खूब। और दोनों के बीच जब ये बैलेंस करके जब मैंने चला, तो धीरे 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 सारी अनुकूल स्थितियां आती गई। माँ को लगता है, हमेशा हर परिवार की बात है, माँ को ये लगता है कि बेटा उसके हाथ से निकला जा रहा है। जिस बेटे को मैंने 25 साल पाल पोस कर बड़ा किया, वो अब अपनी पत्नी के कहे अनुसार चल रहा है और मेरी बात को नहीं मानता है। और पत्नी को ये लगती थी कि जिस पति के सहारे मैं आई हूं, वो पति मेरी बात नहीं मान रहा है, अपनी माँ की बात सुन रहा है। तो ये दो दुविधा है, इसको बदलने में थोड़ा सा समय लगता है। और समय के लिए पत्नियों को भी समझना चाहिए, लड़कियों को भी समझना चाहिए कि वो अपनी माँ का बेटा है, लाडला है, तो वो माँ को भी सम्मान देगा, जरूर देगा।
और जब उन सब बातों को वो ध्यान रखेगा तो निश्चित तौर पर उसको बैलेंस करके चलना होगा। मैं एक बहुत खूब स्टोरी बताना चाहूंगा। एक स्टोरी है जिसमें एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है और एक गधा होता है। ये लोग रोड पे चल रहे होते हैं। एक इंसान क्रॉस करता है, वो बोलते हैं यार तुम्हारे पास जब गधा है तो तुम चल क्यों रहे हो, तुम इसके ऊपर बैठ के क्यों नहीं जा रहे हो। तो दोनों क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जब पहुंचते हैं, एक और इंसान मिलता है, बोलते हैं कितने दुष्ट लोग हो, दो दो जन बैठे हो एक गधे के ऊपर। तो लड़का उतर जाता है। थोड़ा और आगे जाते हैं, एक और लड़का मिलता है, बोलता है ये तो जोरू का गुलाम है, लड़की को बैठाया हुआ है, खुद चल रहा है। फिर वो एक्सचेंज कर लेते हैं, लड़का गधे पे बैठ जाता है, लड़की जमीन में चलने लगती है। थोड़ा आगे चलते एक और लड़का मिलता है, बोलता है कितना ये दुष्ट प्राणी है, लड़की को चलवा रहा है, खुद बैठा हुआ है। तो बात ये है, लोग तो कहेंगे, लोग तो कहें। हमको ये सोच के चलना है कि उस चार दीवारी में जो घर में माँ बाप हैं, खुद आप हैं, आपकी बीवी है, और जो भी और लोग रहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके साथ चीजें क्या चल रही है, वो इंपॉर्टेंट है rather than पूरी दुनिया क्या सोच रही है। और अगर हम भी वही सोचेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। लोग आपको हर पल गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सही समय पर आपको सही सलाह दें। बिल्कुल। आपको ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, ये जानना होगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। और जब आपके अपने पराये की पहचान हो जाएगी तब आप उन बातों को महत्व भी देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। जी। ये हर उन यंगस्टर्स को बोलूंगा हु इज मोस्ट एलिजिबल फॉर देयर मैरिज लाइफ राइट नाउ, भले वो 22 साल से लेकर 30-35 साल जो भी एज आपकी हो। जो आज हमारी कम्युनिकेशन होने वाली, कन्वर्जेशन होने वाली है, इससे आपको ये समझ आने वाला है कि आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम इन जनरल पूरी दुनिया में लोग फेस कर रहे हैं, उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, सो दैट यू हैव एन हैप्पी मैरिड लाइफ। तो दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है सर कि आज के डेट पे तलाक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। फिर आपने चिंतन का एक प्रश्न किया। सनातन धर्म में इसकी कोई व्याख्या है ही नहीं। सनातन धर्म ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई समस्याएं हमारे धर्म में आने वाली है। तलाक शब्द उर्दू शब्द है, डाइवोर्स जो है एक क्रिश्चियन शब्द है। अब ये संबंध विच्छेद एक नया शब्द हमारे सनातन धर्म ने अपना लिया है। पहले निभती थी, दोनों एक दूसरे को, मैंने कई सारी ऐसे बेमेल जोड़ियां भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, जिनमें उन्होंने अपने रिश्तों को निभाया है। तो ये जो पेशेंस चाहिए सब में रिश्तों को निभाने का, ये आज की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। और ये पेशेंस खत्म हो रहा है छोटी छोटी चीजों को लेकर के। मैंने तो यहां तक, मेरे पास काउंसलिंग के लिए ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें मात्र 2 महीने 3 महीने शादी को हुए हैं और कहते हैं कि हम रिश्ता छोड़ेंगे। ऐसे भी केसेस आए हैं जहां 15 साल शादी को हो गए, 10-12 साल के बच्चे हैं उनके, और एक नहीं दो दो बच्चे हैं, और लड़का बोलता है मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, और वो किसी दूसरी स्त्री के चंगुल में फंस जाता है और अपने अच्छे भले घर को आग लगा बैठता है। ऐसे भी केसेस आए। तो इन परिस्थितियों में हमको पेशेंस चाहिए, रिश्तों को निभाने की ताकत चाहिए, और ये संस्कारों से आती है। बहुत खूब, बहुत जब खूब। हम कहते हैं कि संस्कार वाले परिवारों में हम अपने बच्चा देना चाहते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि परिवार का कंट्रोल होता है अपने बच्चों पे। जब बच्चा गलत रास्ते पे चलता है तो परिवार उसको रोकता है। आज एकाकी परिवार हो गए, रोकने वाले लोगों की कमी हो गई है। बुजुर्गों को अपना दायित्व तो निभाने अब आगे आना होगा। बहुत खूब कहा आपने। वो हर जेंजीज और मिलेनियल को एक लाइन में मैं समझाना चाहूंगा कि जो बाहर की खूबसूरती है वो तो ढल जाएगी, बट अगर आपको किसी के साथ सालों साल वक्त बिताना है, आपको उनके साथ जिंदगी जीना है, तो आपके अंदर वो स्किल्स, वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। वो विलिंगनेस होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, सो दैट आप उनके साथ एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी जी सके। जी। बिल्कुल। तो सर मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जनरली जब एक युवक युवका शादी करते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, और वो एक्सपेक्टेशन का जो बोझ होता है ना, उसके नीचे वो लोग हमेशा जनरली पिस जाते हैं। कभी ससुराल का होता है, कभी मायके का होता है, फिर थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ता है कि नहीं बच्चा करो बच्चा करो, उसका एक्सपेक्टेशन होता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस को कैसे हैंडल किया जाए। एक सामाजिक व्यक्तित्व होने की वजह से भी, और चूंकि मैं भी एक मैरिड लाइफ जी रहा हूं, इस वजह से मैं आपके दोनों प्रश्नों का एक बखूबी ये उत्तर देना चाहूंगा कि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो संवादहीनता की वजह से टूटती है।
पति पत्नी के बीच में समयबद्धता और संवाद, ये दोनों जरूरी है। ओके। और इसके साथ जरूरी है सुरक्षा। पत्नी को हमेशा आर्थिक सुरक्षा भी मिले, उसके मन में ये भाव रहे कि उसका पति कमाता है, और कमाता है तो उसके लिए भी वो सुरक्षित धन रख रहा है, ये नहीं कि वो पूरा पैसा अपने सिर्फ परिवार पे खर्च कर रहा है। ओके। तो वहां पर भी तकरार होती है। एक्सेप्ट लाना पड़ेगा कि वो भी अब इसका परिवार एक है। परिवार है। यस। जब हम आने वाली बेटी को परिवार का एक हिस्सा बना देते हैं, तो उसके नाम से जब हम जमीनें खरीदने लगते हैं, उसके नाम से हम जब व्यापार करने लगते हैं, तो उसके अंदर में वो सुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो ये सब काम भी हमको करते रहना चाहिए। कुछ कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहां असुरक्षा पैदा हो रही है, तो उसको तोड़ना भी जरूरी है। और जैसे ही आप सुरक्षा की भावना लेके आएंगे, संवाद की पैदा करेंगे, विश्वास पैदा करेंगे, समयबद्धता पैदा करेंगे, निश्चित तौर पर वो टूटता हुआ बिखरता हुआ परिवार भी एक हो जाएगा। बहुत खूब। आपने दो तीन शब्द बोले, मतलब मैं थोड़ा जेनजी टाइप वाला इंसान हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शुद्ध देशी हिंदी हो गया। ऐसे मेरे जैसे बहुत से ऑडियंस में लोग हैं जिन्हें शायद वो शब्द ना समझ आए, तो थोड़ा आप इसको हमारी लैंग्वेज में समझा दे तो हमारे थोड़ा आसान हो जाए। संवाद से मेरा तात्पर्य है कम्युनिकेशन। आपके बीच, पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। और कम्युनिकेशन के साथ साथ आप एक टाइम मैनेजमेंट का भी मतलब सिस्टम का ध्यान रखें। ये नहीं कि आप घर पे 12 बजे पहुंच रहे हैं रात को, पत्नी आपका इंतजार कर रही है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं चूंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं, मैं प्रतिदिन उनकी ये बात को झेलता हूं। झेलता क्या हूं, वो झेलती है, और वो सुनाती है कि मतलब आप समय पर नहीं आ रहे हैं, समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ये भी एक जीवन का बहुत बड़ा आधार है कि आपको समय पर अपनी पत्नी को मिलना होगा, समय के साथ सोना होगा, समय के साथ आपको उठना होगा। परिवार को भी भरपूर समय दीजिए और अपने व्यापार को भी भरपूर समय दीजिए। बहुत खूब। तभी वो संतुलन जब बनाएंगे तो ही परिवार टिकेगा। मुझे इससे ये समझ आ गया कि आपको इन चीजों में एक्सपीरियंस तो बहुत है, आपने बहुत सारी काउंसलिंग की हुई है। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़े टिप्स मिल जाएं आपसे कि कैसे वो अपनी मैरिड लाइफ को और ज्यादा खूबसूरत बना सके, और ज्यादा एडवेंचरस बना सके, ताकि उनकी लाइफ थोड़ी मसालेदार भी रहे, बट एट द सेम टाइम वो साथ में उस पेशेंस के साथ जी भी सके। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? एक तो ये है कि पति पत्नी के बीच में परिवार तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर तो होता ही है। संयुक्त परिवार है तो उसकी जवाबदारी भी ज्यादा है, परंतु वो उससे भी समय निकाल करके साल में कम से कम 5 दिन 10 दिन अपनी पत्नी के साथ जरूर अकेले में बिताए। उसको जरूर घुमाने ले जाए, ताकि वो 5-7 दिन सिर्फ उसके लिए एक्सक्लूसिव हो और उसके लिए यादगार हो। बहुत खूब। क्योंकि वो जब 365 दिन में 360 दिन अपने परिवार के लिए काम करेगी, तो 5 दिन वो अपने लिए भी जीना चाहेगी। तो ये हमको जरूर है, ये एक मसाला है जो परिवार के अंदर में अच्छी मसालेदार चाय बना सकता है। क्या बात है। दूसरी चीज जो मैंने कहा कि उसके लिए सुरक्षा की भावना। हर बच्चा ये चाहता है कि उसकी पॉकेट मनी हो। बहुत से संयुक्त परिवारों में ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था बनाइए। पत्नी को पॉकेट मनी दीजिए, पत्नी को खर्च करने की आजादी दीजिए। थोड़ा सा समय के अनुसार जो उसकी सोच है, उसकी सोच को आगे आने दीजिए। यदि वो किसी प्रोफेशन से जुड़ी हुई है तो उसके प्रोफेशन में उसको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने दीजिए। भले ही आपकी पारिवारिक व्यवस्था उसको इजाजत नहीं दे रही है, तो आप अपने परिवार की व्यवस्था में उसको जोड़िए। उसको सिर्फ होम मेकर या हाउसवाइफ बना करके मत रखिए। यदि उसके अंदर में कुछ कैलिबर है, कुछ उसकी जज्बा है, कुछ उसने पढ़ाई की है। देखिए, एक बात बहुत प्रमुखता से आती है प्रखर जी, कि हम सबसे पहले जब बच्ची को देखने जाते हैं तो ये पूछते हैं आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन ये कभी भी ध्यान नहीं देते कि उसने क्या किया हुआ है। अरे पढ़ाई के साथ साथ वो क्या कर रही है, क्या उसके अंदर में क्या क्या। पहले पुराने समय के जब लोग जाते थे पूछने के लिए, तो बोलते थे रामायण की चौपाई पढ़ के सुनाओ। अच्छा। तो रामायण की चौपाई सुनते थे तो उसके पीछे कई भाव थे। एक तो उसकी सोच पता चलती थी, उससे वो तोतला तो नहीं रही है वो पता चलता था। वो उसको बोलते थे बेटा जरा वो पानी का एक गिलास लेकर के आओ, तो उससे उसकी चाल पता चल जाती थी। तो ये कई सारे ऐसे रीजन रहते थे। कभी कभी उससे ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते थे कि बेटा अचानक घर में 4 आदमी आ जाएं और घर में फ्रिज में कहीं कोई सामग्री नहीं है, तुम क्या बना के खिलाओगी। तो उसका जो सही वक्त पर सही जवाब है, वो उसके मतलब मस्तिष्क की जो तरंगे हैं उसको बताता है कि वो कितना पॉजिटिव सोच। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी पॉजिटिवनेस देख करके लोग उसको मतलब जो है परिवार उनको पसंद करता था, अपनी बहू बनाता था। आजकल के बच्चों को माँ बाप ये शिक्षा देते हैं कि बेटा तुम
घर वहां जाओगे तो तुमको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, कुक होगा, उसको सारे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। जबकि सबसे मूलभूत आवश्यकता है, यदि आपको अपने पति को, अपने परिवार को खुश रखना है, तो आपको एक अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। अच्छा। यदि कहते, मैं तो ये कहता हूं कि हर मतलब सुखी परिवार का संबंध जो है वो उसके पेट से, भूख से होकर जाता है। बिल्कुल। और यदि उसने कितने भी गुस्से में पति है, कितने भी गुस्से में परिवार है, यदि सुस्वाद भोजन उसने परोस दिया, तो ये मान करके चलिए आधा गुस्सा तो वही निकल जाएगा और संवाद वापस कायम हो जाएगा। नाइस। तो संवाद को बनाने के लिए भी स्वाद की जरूरत है। इस पे जनरली अब जो माइंडसेट आ चुका है उसमें एक एड ऑन ये भी आ गया है, लड़के भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं खाना बनाने के लिए। आई एम वन ऑफ देम। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। जी। इंडियन खाना छोड़ के, भले फिर वो चाइनीज हो, थाई हो, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, जो बोलेंगे मैं सारी चीज बनाता हूँ। एंड ऐसे टाइम में मेरा वो जो हॉबी है या मेरा जो वो पैशन है वो बहुत ज्यादा किक इन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है जहां पे अपन ये बोलते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, अब थोड़ा वक्त आ चुका है जब लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी कभी कभार जब बीवी नाराज होके चले जाए तो वो बना के खिला दे कि हाँ भाई ये लो हमने आपके लिए ये बनाया। ये कभी कभी होना भी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए भी होना चाहिए कि नाराज होने का राइट खाली पति को नहीं है, बिल्कुल उसको भी है। और पति को भी आना चाहिए कि पत्नी को कैसे मनाया जाए। और पत्नी को मनाने का ये भी एक तरीका है, जो मैंने कहा कि स्वाद से होकर के संवाद पैदा होता है। हाँ जी। तो यदि आपने स्वाद पैदा कर दिया तो संवाद आपके अपने आप जोड़ करके चला आएगा। सही है। मैं भी कभी कभी कोशिश करता हूं, लेकिन पत्नी कहती है नहीं नहीं रहने दीजिए। वो क्यों कहती है? बोले आपको यदि एक पकोड़े आप बनाओगे ना तो मेरे पूरे किचन को इतना फैला दोगे जिसमें कि मेरे को उससे 4 गुना मेहनत करनी, इससे अच्छा कि तुम ना बनाओ। तो आप रहने दीजिए। तो आप रहने दीजिए। लेकिन ये आप में बड़ी अच्छी बात है हाँ, कि जिनसे भी आपकी शादी होगी हाँ, वो आपके चाइनीज और थाई इन सब चीजों का बड़ा आनंद लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूं मेरे दर्शकों को, ये भी एक कैंडिडेट है मास्टर अग्रवाल। और बहुत अच्छा मतलब आपका भी नॉलेज है, बड़े अच्छे प्रश्न आप कर रहे हैं, तो आगे बढ़। यस बिल्कुल। अभी जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे रिश्ते टूट चुके होते हैं या टूटने वाले होते हैं, एंड कहीं ना कहीं समाज बहुत ज्यादा उनका साथ दे रहा होता है ताकि उनकी आगे वाली जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छे से हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल की ही बात करूं, कल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनकी शादी टूट चुकी है, वो डाइवोर्सी हैं या विडोअर्स भी हैं। तो इनका कहीं ना कहीं जो ये समाज है वो काफी ज्यादा साथ दे रहा है। तो इसके पीछे का जो सोच है वो कहाँ से आया और वो कैसे चल रहा है? ये हमारा एक ग्रुप है मंगल परिणय का, उसका नाम ही है फिर से बजेगी शहनाई। अरे है, क्या बात है। तो इस नाम के अंदर में सारी बातें छुपी हुई है। बिल्कुल। शहनाई का बजना ही खुशियों का प्रतीक है। और फिर से बजेगी का तात्पर्य है कि एक बार जो भी व्यवधान आया है आ गया, लेकिन अब आपके जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। तो उनके लिए भी हमने ये प्लेटफॉर्म सजाया और कल काफी लोग उस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समाज अब पुनर्विवाह को बढ़ावा दे रहा है। पुनर्विवाह को बढ़ावा इसलिए दे रहा है कि क्योंकि ऐसी समस्याएं बहुत आ रही हैं। और ये ऐसा समाज है जिसने सदैव नारी को एक उच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो है उसने दिया है। बिल्कुल। और जब नारी को सर्वोच्च सम्मान देने वाला समाज है तो उसका ये दायित्व बनता है कि किसी कारण से उसकी पहली पारी बिखर गई है तो उसकी दूसरी पारी संवर जाए। बिल्कुल। इसमें हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। एक चीज मैं अब दर्शकों को बताना चाहूंगा जो कल नहीं जुड़ पाए थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया हुआ है, इन्होंने बकायदा स्लॉट्स बनाए हुए हैं कि आज के डेट पे इफ यू आर अ मेल, इफ यू आर अ फीमेल, बट आपके सोच कैसी है, आपकी प्रोफेशन वाइज है तो आपके लिए एक स्लॉट है। अगर आप एक डिवोर्सी हैं आपके लिए एक स्लॉट है। अगर आज के डेट पे आपको एक हाउसवाइफ चाहिए तो उसके लिए एक स्लॉट है। मतलब जैसी आपकी सोच है, जैसा आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको मिल रही है या वैसे लोग मिल रहे हैं ताकि मैच बहुत अच्छा बैठे। यहाँ पे फोर्स की जरूरत ही नहीं है कि सामने वाली को काम करना है बट हम चाहते हैं वो हाउसवाइफ बने, वो जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। आप अगर वक्त निकाल के, अगर आज का पूरा दिन आप इस चैनल में लाइव रहते हैं तो आपको समझ आएगा, आपको इतने कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल बोथ मिलेंगे जिससे आप वार्तालाप कर सकते हैं, आप एक वन ऑन वन बात कर सकते हैं ताकि आपके लिए जो बेस्ट फिट हो सके आप आगे उनके साथ जा सकते हैं। एक बहुत खूब सोच है, आज से कुछ वर्ष पहले अगर मैं आपके जमाने की बात करूं तो पहले 20 रुपए बचाने के लिए आप 2 से 4 किलोमीटर चलना प्रेफर करते थे।
जी। आज सोच में बदलाव ये आ गया है, वो वक्त बचाने के लिए युवा 20 रुपए खर्चा करता है ताकि वो जल्दी पहुंच सके। जहां ये सोच का बदलाव सिर्फ पैसों को लेके आया है, वही रिश्तों को लेके भी बहुत सोच का बदलाव आया है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन कौन सी सोच है जिसने आपको बहुत ज्यादा मतलब शौक में डाल दिया, या ऐसा लगा कि यार ये कुछ अच्छा सुनने को मिला, या ये बहुत डिफरेंट था? क्या ऐसी सोच थी जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सोच थोड़ी डिफरेंट है? बदलाव तो युवाओं में बहुत आ गया, परंतु उस बदलाव के साथ साथ जो नेगेटिव बदलाव आया है ना, मैं उसके लिए चिंतित हूं। बिल्कुल। बहुत जल्दी रिएक्ट करना, बहुत जल्दी रिश्तों में बिखराव पैदा हो जाता है। दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अब हम इस रिश्ते को नहीं रखेंगे, हमको इसे तोड़ना ही होगा। और बहुत ज्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है, बहुत समझाना पड़ता है उनको कि बच्चों, ये रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए है। मैं एक किस्सा बताता हूं। दो किस्से हैं मेरे जीवन के जो मेरे को बहुत प्रभावित करते हैं। एक केसिंगा का किस्सा है और आज से करीब करीब 25 साल पुराना किस्सा है। आज हो सकता है कि वो बच्चे, परिवार मुझे सुन रहे हो। लड़का अपने पिताजी के साथ और अपने जीजा के साथ मेरे पास आया। लड़के के पिताजी ने बताया कि आज हम गए थे लड़की पक्ष के पास, 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, और आज हमने तय कराया है कि मतलब उनका हम डाइवोर्स कराएंगे। अच्छा। और कल उसकी फाइनल मीटिंग के लिए हम उनका सामान लेकर जाएंगे और उनका सामान, अपना सामान लेकर आएंगे। अच्छा। इतनी फाइनल हमारी एक बातचीत। महीने के अंदर में? 1 महीने के अंदर उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होने के बाद भैया हो सकता है 2 महीने होगा, बहुत पुरानी घटना है। तो बोले हमने ये फाइनल डिसीजन कर लिया दोनों पक्षों ने। और मीटिंग बैठी थी, समाज के लोग बैठे थे, और उस मीटिंग में ये निर्णय हुआ है कि अब आप दोनों के अलग अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं। मैंने बोला मैं एक प्रयास करता हूं। दूसरे दिन उस मीटिंग में जहां लेन देन की वापस होने की सारी बात थी, मैं गया। मैंने जो पंच वहां बैठे थे, चूंकि मेरी युवा अवस्था थी, 95 के आसपास की बात है, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि मुझे समय दिया जाए और इन दोनों बच्चों से मैं बात करना चाहता हूं। प्रखर जी, मैं आपको बताऊं, आज भी उस बात को याद करता हूं तो मन में एक रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। मैंने बिटिया से बात की, फिर उसके हस्बैंड से बात की, दोनों से अलग अलग बात की, फिर उन दोनों को कंबाइंड बैठाया, बात किया। लगभग मुझे 2 घंटे लगे, जब तक पूरी पंचायत बाहर बैठी रही। और उस 2 घंटे के अंदर में उन दोनों को मैंने एक करने में सफलता पाई। और बाहर निकल करके उन दोनों ने बोला कि हमको रिश्ते नहीं तोड़ने, हम अपने रिश्ते बचाएंगे। क्या बात कर रहे! और खूब, वो बहुत बात खूब। मेरे जीवन में आज भी 25 साल 30 साल के बाद भी वो बात मेरे जीवन में ऐसे कैसे याद है। और वो बड़े हंसी खुशी बहुत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बच्चे हो गए, उनका बहुत सुखी परिवार है, क्या बात बहुत है! आनंद लेते हैं, और ऐसा लगता है कि मैंने एक रिश्ता बचा लिया। मेरा सदैव ये प्रयास रहता है कि मैं रिश्ता बचाऊं, कभी भी टूटने न दूं। बहुत खूब। एक और रिश्ता था, सारंगढ़ का रिश्ता था, वो भी शायद हो सकता है सुन रहे हो, और बहुत ही वेल एजुकेटेड परिवार, दोनों प्रोफेशन से डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट तक उनका मामला चला गया अरे था। बाप रे! वो मामला भी आया, उसमें भी काउंसलिंग हुई, 3 मीटिंगें हुई। उस मामले में भी हमने दोनों पक्षों को बहुत समझाने की कोशिश की, और तीनों मीटिंग में यही दबाव था कि किसी भी तरीके से एक हो जाए। लेकिन वो सारा प्रयास करने के बावजूद भी वो एक नहीं हो पाए। लेकिन ये सफलता मिली कि वो जो सारा विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वो आपस में समझाइश से सारा खत्म हुआ, और दोनों ने अलग रहना सफलतापूर्वक फिर स्वीकार किया। बहुत खूब, बहुत तो खूब। ये दोनों स्थितियों का मैं इसलिए आकलन करके बता रहा हूं कि हमको, समाज को ये चाहिए कि कभी भी तलाक या संबंध विच्छेद को बढ़ावा ना दें, अंतिम क्षण तक प्रयास करें। शायद हो सकता है आपका एक प्रयास उनके जीवन में एक नई सफलता ले आए, नई कहानी गढ़ दे। और ऐसे भी केसेस आए हैं हमारे पास में, जहां 2 साल के बाद, 1 साल के इंतजार के बाद वो दोनों वापस फिर से एक हो गए। एक और दूसरा किस्सा मैं बताता हूं। केसिंगा का लड़का है और रायगढ़ की लड़की है। उस केस में भी बहुत दिनों तक लड़की अपने मायके जाकर बैठी रही, महीनों तक बैठी रही। 6-8 महीने के बाद में फिर मुझे मुझे कई बार समाचार आया, तो मैंने बोलो लड़की से बात की। लड़की ने कहा कि मैं अब समझ गई हूं, मुझे अपने ससुराल जाना है।
पहले तो वो ये कह रही थी कि मुझे मतलब ससुराल नहीं जाना है, मैं मतलब डाइवोर्स लूंगी। मैंने लड़के से बात की, तो लड़के ने कहा कि मैं किसी कीमत पे डाइवोर्स नहीं दूंगा। वही वो एक पॉइंट था जो मेरे को मेरी सोचने की दिशा बदला कि ये लड़का लड़की को बहुत चाहता है, ये इसको किसी कीमत पे डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन इनके बीच में जो भी तकरार का कारण है उसको दूर कर दिया जाए तो ये लोग एक हो जाएंगे। फिर लड़का ने कहा कि मैं लड़की को लेने भी नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने लड़की को बोला तुम अपने ससुराल जाओ और अपने भाई को साथ दो। और ससुराल केसिंगा में है, लड़के का जो बड़ा भाई बहुत समझदार, उन्होंने उस लड़की को बहू के बराबर पूरा सम्मान दिया, अपने घर में रखा। 5 दिन बाद लड़का आया, वो रायपुर रहता है, अपने गया जा करके और लेके अपने आया। मिसेज को लेके आ गया बहुत सफलतापूर्वक, और आज बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, नाइस। बहुत हाइट्स पे चले गए बच्चे दोनों, और बहुत सकुशल रह रहे हैं। तो ये तकरार की स्थिति हर परिवार में आती है। यदि बच्चे ऐसा सोचते हो कि मैं मतलब तकरार की बात करता हूं, तो तकरार मेरे जीवन में भी आया है, और मेरे जीवन में भी तकरार आता है मिसेज में। लेकिन हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस है कि मैं आज ये बताता हूं कि मुझे 90% मतलब वही मनाती है। अच्छा अच्छा। और 10% मेरे जीवन में खुशी खुशी की बात यह है कि मैं भी उसको मनाता हूं। तो दोनों को एक दूसरे को बराबरी का अधिकार देना होगा और एक दूसरे को मनाने की ये प्रक्रिया। इनसाइडर इंफॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाहूंगा। आज के जमाने में मनाने का मतलब होता है कि चॉकलेट लेके आना, टेडी बियर लेके आना। आपके जमाने में अभी आप कैसे मनाते हैं अपनी वाली को? देखिए, तकरार का कारण जो है उसको दूर करें। अच्छा। सबसे पहला मनाने का तो तरीका यही होता है कि आपका तकरार यदि मान लो समय को लेकर है तो समय दीजिए, उनके साथ कम्युनिकेशन को लेकर है तो वो दीजिए, और जिस दिन भी आपको तकरार समाप्त करनी हो उस दिन उसके साथ भरपूर समय दीजिए, उसको अकेले ले जाइए, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाइए, और जो वो चाहती है वो दीजिए। इस प्रकार से आप मतलब उस तकरार को खत्म कर सकते क्या हैं। बात, क्या। हमारे कुछ दर्शकों हैं, उन्होंने बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो मैं चाहूंगा अगर एक दो क्वेश्चन का आप आंसर दे दे तो मजा आ जाएगा। एक जी क्वेश्चन है जिसमें एक जन ने हमसे पूछा है कि जनरली एजुकेशन के बेसिस पे देखा जाता है लड़का लड़की को, पैसे के बेसिस पे देखा जाता है कि वो कितना कमा रहे हैं, बट कितना संस्कार उन्हें मिला है वो कभी कभार छूट जाता है। तो इसमें तीनों में सबसे ऊंचा दर्जा किसी देना चाहिए आपके अनुसार? एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ वो कितना कमा रहे हैं, और तीसरे तरफ उन्होंने कितना पढ़ा है। देखिए, सबसे पहला दर्जा तो संस्कार का होना चाहिए। जो हम लोगों ने देखा है, खानदानी घर जब बात करते हैं तो खानदानी घर का मतलब यही होता है कि जिन्होंने मूल्यों को जिया है, जिन्होंने अपने सामाजिक मूल्यों के ऊपर में अपने परिवार को खड़ा किया है, और वो एक दिन की मेहनत नहीं, बरसों की मेहनत होती है, और अपने उन्हीं सामाजिक मूल्यों को बचाने के लिए वो परिवार हर प्रकार से समझौता भी करता है। इसलिए समझौतावादी परिवार को ही अपनाना चाहिए, संस्कारवान परिवार को अपनाना चाहिए। बहुत खूब, बहुत। एक क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे अभी एल्यूमिनियम के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, जहां पे रिश्ते टूटते हैं, फिर एल्यूमिनियम मांगी जाती है, इन सारी चीजें होती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि फीमेल ने पूछा है कि इस टाइप के जो केसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ विच लोगों को ठगा जा रहा है, उससे कैसे बचा जाए? देखिए, समाज की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जहां कुछ कुछ कमियां हैं वहीं पर ये सब चीजें आ रही हैं। एक तो समाज की मेरी नजर के अंदर में एकदम स्पष्ट शब्दों में ये समस्या है, ये व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि संबंध विच्छेद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है तो समाज के लोग संबंध विच्छेद कराएं, और ये देखें, लड़की का पक्ष थोड़ा सा सुने, और लड़की के पक्ष को बड़ा रखते हुए लड़की पक्ष ने यदि विवाह में कोई खर्च किया है तो उसको वो खर्च लौटा दें, जितना उसने खर्च किया वो लौटा दें। लड़की ने, लड़की के पिता ने लड़की को जितना भी सौगात के रूप में सामग्री दी है, सामान दिया है, वो उनको लौटा दें। लड़के वालों का सामान लड़के वालों को लौटा दें, और सिर्फ जहां एलुमिनी की बात है तो उस एलुमिनी में वो राशि देना ही निश्चित किया गया है जो वो लड़की के स्त्री धन के रूप में लड़की को मिलती है। बिल्कुल। और उससे ज्यादा राशि की यदि डिमांड करता है तो समाज को ऐसे मामलों में दखलंदाजी नहीं करते हुए अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, और फिर न्यायालय जो निश्चित करे उस पर वो ज्यादा अच्छा। ओके ओके, बहुत खूब। एक सचिन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप जितनी चीजें हमें बताए हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, और ये समझ आ रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ आज बोल रहा है, तो वो आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रहे मैं हैं इस चीज आपको के भी लिए। सचिन जी नमस्कार करता हूं। और
खास तौर पर अपने सारे दर्शकों को इसलिए नमस्कार करता हूं कि यदि मेरी एक भी बात से उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए तो मेरा आज का प्रखर जी की मेहनत, हमारी पूरी टीम की मेहनत सफल हो जाएगी। और एक चीज और भी है, ये सिर्फ रिश्ते बचाने की बात नहीं है। यदि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो भी आपको धैर्य, मर्यादा और संस्कार, इन तीनों का पालन करना होगा और तभी आप सामाजिक क्षेत्र में काम भी कर सकते हैं। पुनः सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत खूब। ये था रिश्तों का मांझा। और जितने भी एलिजिबल बैचलर्स हैं जिनकी शादी जल्द होने वाली है, अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है और इनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती है, क्योंकि आज आप लोगों का तो नहीं पता, मैं जरूर बहुत कुछ सीख लिया हूँ। आई एम वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। एंड जरूर मैं बोलना चाहूंगा सर कि जो आपने मेरे को एक चीज बताई कि आज भी जब आपकी आपकी पत्नी के साथ आपकी लड़ाई होती है या कोई भी नोकझोंक होती है, उसमें जब आप अपना रखते हैं पक्ष एंड मेक श्योर करते हैं कि वो चीजों को आप सुलझाएं, वो बड़ा खूबसूरत सा था, बहुत खूबसूरत सा था। मुझे बस आखिरी में ये जानना है, आपने कभी वो पकौड़े फिर बनाए या नहीं बनाए? बनाने नहीं देती। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अंकित जी, हम चाहेंगे कि हम आप पे फिर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड ये था हमारा एंड ऑफ द गोल, जहां पे हम ये चाहते थे दर्शकों तक पहुंचाना कि कैसे वो अपनी मैरिड लाइफ को और ज्यादा खुश और ब्यूटीफुल बना सकते हैं।